तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। रिया और सुशांत केस, बस यही दो चीज़ें लगातार चल रही हैं। अजीब किस्सा है, बहुत सारे लोगों के मेल आते हैं। अब मेल और कमेंट्स में दो फ़र्क है। जो कमेंट्स है वो अलग है, मेल जो है वो अलग है। आप अगर सपोज़ मेल लिखते हैं तो आपका कहना है कि कुछ लोग लिखते हैं सर बहुत हो गया, रिया चक्रवर्ती सुशांत केस, प्लीज़ इससे बाहर निकलिए। दूसरा मेल पढ़ता हूँ, उसमें आता है कि सर अपडेट दीजिए और मुझे इसके बारे में हर कुछ जानकारी चाहिए। तीसरे मेल में आता है सर सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए और आप लोग मदद कीजिए। चौथे में आता है कि सर आप तो सुशांत के खिलाफ़ हैं, आप रिया का सपोर्ट कर रहे हैं। पाँचवें में आता है कि सर ड्रग्स आ गया है, खामोखा एक जो जिंदा शख्स नहीं है उसकी बदनामी हो रही है। छठा मेल पढ़ता हूँ तो उसमें आता है कि एक लड़की जिसको अभी कोर्ट ने सज़ा नहीं सुनाई, 302 का मामला नहीं है, उसको लेकर इस तरीके की बातें पहले ही कोर्ट से पहले मीडिया ने विलन बना दिया, ये गलत कर रहे हैं। होता यह है कि मेल तो मैं आप लोगों के पढ़ लेता हूँ और मुझे राय मिल जाती है, लेकिन आप में से पता नहीं होता किसी को कि एक आपने जो मेल लिखा और एक दूसरे ने मेल लिखा, उन दोनों में फ़र्क क्या है। बट मेरे पास सभी की राय आ जाती है। मेरे लिए बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। कुछ के मेल आते हैं कि सर अब हटिए, इस कहानी से बाहर कुछ कहानी सुनाइए। दूसरा आता है कि नहीं सर इसके बारे में अपडेट दीजिए, जानकारी दीजिए, और जब तक कि इंसाफ ना मिल जाए आप पीछे मत हटिए। मेरे लिए अब आप अपनी जगह पे रख के सोचिए कि बड़ा मुश्किल हो जाता है फ़ैसला करना कि मैं करूं क्या। कोशिश यही होती है कि जो भी फैक्ट्स हैं, सच हैं, आपके सामने रखूं। कई बार आप में से कुछ लोगों के लिए नाराज़गी की वजह बन जाता हूं, कुछ लोग कहते हैं नहीं आप सही हैं। मेरे लिए लगता है कि जो मुझे सही है वो बोलना चाहिए और झुकना नहीं चाहिए। और जब से ये 14 जून से लेकर आज तक हुआ है, मैं यही कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है बहुत सारे वो मेल जो 15 जून को मैंने सुशांत की मौत के अगले दिन कहानी सुनाई थी और कहा था कि इसमें कुछ ना कुछ ड्रग्स का भी एंगल है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे नाराज़गी जताई थी, वो भी सर आँखों पर। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद अब सारी चीज़ें अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो सुशांत की मौत का सच क्या है किसी को नहीं मालूम। जांच क्या हो रही है अब हाशिए पे है। बातें क्या हो रही हैं ड्रग्स की, गांजे की, चरस की, कौन ख़रीदता था, कौन लेता था, किसको देता था। कंगना रनौत की, उनके घर दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र वर्सेस करना रनौत। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें पता नहीं किसी और दिशा में जा रही हैं। ऐसे में ईमानदारी से जर्नलिज्म करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं खुद कह रहा हूँ मुश्किल हो गया। उसकी वजह क्या है? जब लोग एक परसेप्शन बना लें और लोग खुद फैसला सुना दें तो फिर किसी केस की सच्चाई का कोई मतलब नहीं रह जाता मेरी नज़र में। और यही हो रहा है। हम में से कुछ लोग मान के चलते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ लोग मान के चलते हैं सुसाइड है, कुछ मान के चल रहे हैं रिया बेकसूर है, कुछ मान के चल रहे हैं रिया ही है जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई, कुछ मानते हैं कि सुशांत ड्रग्स लेता था, कुछ मानते हैं कि नहीं सुशांत को ड्रग्स की लत रिया ने दिलाई। सवाल ये है कि क्या ये सही है? अभी सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट मुकम्मल नहीं की, अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई, अभी मामला कोर्ट में भी नहीं गया। कुछ चैनल तो ये भी हैं जो कह रहे हैं, सीधे हेडलाइन चलता है कि कातिल रिया कब गिरफ्तार होगी। अब ये बताइए कौन से कानून में ये लिखा है कि जब तक अदालत अपना फैसला न सुना दे हम उसे कातिल, बलात्कारी, आतंकवादी करार दे दें। ये जर्नलिज्म की बेसिक चीज़ है कि जब तक आप एक्यूज़ड हैं, आरोपी हैं, तब तक आप सिर्फ आरोपी हैं। और ये हर दिन हम लोगों के आसपास होता है। किसी का झगड़ा होता है, किसी का क्राइम होता है, कोर्ट में पुलिस में एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जिस दिन एफआईआर लिखी जाए या जिस दिन ऐसी चीज़ें हों उसी दिन हम उसको सीधे कसूरवार ठहरा दें। फिर तो मेरी नज़र में पुलिस, सीबीआई, अदालत, इन सब पे ताला लगा देना चाहिए। इसलिए कि मैं इधर सोशल मीडिया में भी बहुत कम रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग लिंक भेजते हैं तो मैं देख लेता हूँ। तो अब उसमें ये आ रही है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि अभी अदालत ने फैसला नहीं सुनाया, अभी सीबीआई ने जांच भी पूरी नहीं की और हम एक लकीर खींच के उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो ये कैसा इंसाफ है? मुझे लगता है कि क्राइम तक की फैमिली हमारी बहुत समझदार, पढ़ी लिखी है। थोड़ी सी बस एक गुजारिश है, भावनाओं से ऊपर रखकर सोचने की ज़रूरत है। क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इमोशन का कोई मतलब नहीं है। क्रिमिनल के अंदर इमोशन होता तो वो क्राइम करता ही नहीं। वो देखता ही नहीं कि सामने वाले को मारूंगा उसके परिवार पे क्या असर पड़ेगा,
किसी का रेप करूँगा, वो लड़की ताउम्र कैसे उस ज़ख्म के साथ ज़िंदा रहेगी। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स की बात होती है, पर बदकिस्मती से इस पूरे केस को एक तमाशा बना दिया गया। तमाशा सुशांत के लिए भी, तमाशा रिया के लिए भी, तमाशा सुशांत के घर वालों के लिए भी, तमाशा आम लोगों के लिए भी, तमाशा मीडिया के लिए भी, जो गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग इसलिए चुना क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में एक ख़ास चीज़ है और वो है सच्चाई। अगर 2 मर्डर हुआ है तो आप 2 ही लाश बताएंगे, आप 3 बोलेंगे तो आप झूठे हैं, पकड़े जाएंगे, इसलिए कि तीसरी लाश आप छुपा नहीं सकते। आप पुलिस छुपा ले, मीडिया छुपा ले, लेकिन जिस घर में तीसरी मौत हुई है वो माँ बाप, उसके भाई बहन, वो सामने ज़रूर आएंगे, वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, सड़क पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे। तो आप लाशें नहीं छुपा सकते। पॉलिटिक्स में ये अलग है। पॉलिटिक्स में आप कुछ भी बोलिए, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, सपा, बसपा, शिवसेना, एआईएडीएमके, डीएमके, तृणमूल, पता नहीं, अपने यहाँ तो पार्टियाँ भरी हुई हैं, तो वो चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, इल्ज़ाम लगता रहेगा। लेकिन क्राइम और पॉलिटिक्स में बेसिक फ़र्क ये है कि पॉलिटिक्स में बोलने पे कोई रोक नहीं है, क्राइम में आप फैक्ट्स पे बात करेंगे तभी बात बनेगी। कत्ल हुआ है तो हुआ है, रेप हुआ है तो हुआ है, ड्रग्स मिला है तो मिला है। वहाँ पे भाषणबाजी और राजनीति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए जो एक मुहिम शुरू हुई थी कि सुशांत केस का सच क्या है, खुद सुशांत के वकील जो उन्होंने कहा 1-2 बार, कंगना रनौत को भी लेके बोला उन्होंने कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, केस से ध्यान भटकाने की ज़रूरत है, और ये कोशिश हो रही है और मुझे लगता है वही हो रही है। क्योंकि आप अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो सीबीआई मुंबई पहुंची, ईडी मुंबई पहुंची, एनसीबी मुंबई पहुंची, शुरुआत सुशांत केस की जांच से शुरू हुई, सारे न्यूज़ चैनल सुशांत केस की जांच पे लगे रहे, खुदकुशी है या कत्ल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखेंगे आप, तो आप ये बताइए कि किस चैनल की, किस न्यूज़पेपर और कहाँ से ये बातें आ रही हैं कि सुशांत की मौत की जांच कहाँ पे गई है। खबरें ये आ रही हैं कि सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत ड्रग्स का शिकार था, सुशांत डिप्रेशन का शिकार था, सुशांत को एंग्जाइटी के लेवल हाई था, रिया उसके लिए ड्रग्स खरीदती थी, ड्रग्स में ये सारे लोग अंदर हो गए। पर असली जो मूल सवाल है, जो हम सब जानना चाहते हैं कि 14 जून को क्या हुआ, सुशांत ने खुदकुशी की या उसका कत्ल हुआ, खुदकुशी की तो क्यों की, कत्ल किया तो क्या साजिश थी, इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। अब क्या हुआ 48 घंटे से, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सच में फैमिली मानता हूँ, तो सच्चाई सुनना ज़रूरी है, कड़वी होती कई बार। अपने अपने दिमाग और दिल से सोचिएगा पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है। अचानक इस पूरे केस जिसकी शुरुआत हुई थी, एक कंगना रनौत आ गई है। पिछले 2 दिनों से मीडिया, सारे चैनल, अखबार, कंगना रनौत कब मनाली से चंडीगढ़ पहुंचेंगी, कैसे मुंबई पहुंचेंगी, मुंबई में उनके साथ क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वाई कैटेगरी सुरक्षा दी है, शिवसेना के कार्यकर्ता उनके साथ क्या करेंगे, करणी सेना ने कहा हम उनकी सुरक्षा करेंगे। इस दौरान में बीएमसी घर पहुंच के उनके घर दफ्तर तोड़ देती है, मामला हाईकोर्ट में जाता है। कंगना रनौत उसके बाद सीधे वीडियो जारी करती हैं, सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठती है, उसके बाद फिर राजनीति की बातें होती हैं। न्यूज़ चैनल के सारे कैमरे अब कंगना के घर, दफ्तर और कंगना के ट्वीट, कंगना के वीडियो उसकी तरफ घूम गए। लेकिन ये सारी चीज़ें जिसके लिए हुई वो कहाँ गया, सुशांत मर्डर केस की खबर कहाँ गई। यही होता है, यही सच है, और मुझे लगता है इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम मतलब मैं, आप मतलब आप लोग। मैंने इसलिए कहा कि कड़वी लाइनें सुनना पड़ेगा। हम सब अपने अपने एक दायरे के अंदर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और हमें जो लगता है मैंने जो सोचा वही सच है, आपको जो लगता है आपने सोचा वही सच है। हम उस जगह पे कोई स्पेस नहीं देना चाहते दूसरों को कि हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप गलत हैं। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं हमेशा सही, बहुत बार गलती की मैंने। और इंसान का मतलब ही है गलती करने वाला। मैंने पहले भी कहा आप लोगों को, उर्दू में इंसान का मतलब होता है गलती करने वाला, वरना फिर हम फरिश्ता होते या देवता होते, क्योंकि फरिश्ता गलती नहीं करता, देवता गलती नहीं करते। इंसान है तो गलती करेगा। लेकिन ये थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्यों ये चीज़ें उठ रही हैं, क्यों सारी बातें आ रही हैं।
और हम क्या सोच रहे हैं उस पर। हमने क्योंकि अपने अपने दिमाग में एक बिठा लिया है अपनी अपनी सोच। आप ही लोगों के बारे में कह रहा हूँ, आप में से एक ने सोच रखा है कि यार ये मर्डर है, कत्ल है, बड़ी गहरी साजिश है। एक ने सोच लिया नहीं यार खुदकुशी है, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। एक ने कहा रिया की वजह से सब कुछ हुआ, एक कह रहे नहीं यार रिया पता नहीं अब तक ज़िंदा क्यों, उसने खुदकुशी क्यों नहीं कर ली इतना सब कुछ सहने के बाद। अब यहाँ बड़ी चीज़ें, इससे पहले भी कहानी आई थी, कहानी का एक सिलसिला आप में से कई लोगों ने मेल भी किया था। आज मैं इसलिए आप करके बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, अपनी सोच के दायरे से निकलने की ज़रूरत है। एक आया महाराष्ट्र के बारे में कि एक ताकतवर मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं, दिशा सालियान और सुशांत का केस भी इसमें शामिल है। अभी जांच पूरी नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है, लेकिन कम से कम सीबीआई को मुंबई पहुंचे हुए 20 दिन से ज़्यादा हो गए। एक आदित्य ठाकरे का भी नाम आया। अब तक की जितनी पूछताछ हुई, जांच हुई, कहाँ है अब आदित्य ठाकरे, कहाँ है दिशा सालियान का केस। बल्कि सीबीआई से ज़्यादा फुटेज माइलेज इस वक्त एनसीबी को है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को। क्यों? क्योंकि आखिर में पहुंचती है और पहले गिरफ्तारी वही करती है, चाहे वो रिया हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे फिर मिरांडा हो, उसके स्टाफ हो। तो केस जांच से शुरू हुई और केस कहाँ पे चलेगी? ड्रग्स कौन लेता है, ड्रग्स क्या देता है। अरे और कितना हल्का ये भी हम लोगों को, इसलिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज आप लोगों को सोचने पे मजबूर करूँ। पूरा केस ड्रग्स में गांजा पे जा रहा है। आपको मालूम है कि गांजा है क्या, कितने लोग यूज़ करते हैं? मेरे आसपास के लोगों को जानता हूँ मैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा लोग गांजा पीते हैं। मैंने कभी नहीं पी, लेकिन मैं जानता हूँ। पर आपको मालूम है कि गांजा क्या है? और ये जो एनसीबी और ये जो हम लगातार चैनल पे चला रहे हैं, ये गिरफ्तारी, ये ख़रीदारी, या सुशांत गांजा लेता था, गांजा एक्चुअली है क्या? एक पेड़ है, उस पेड़ की जो फैमिली है वो 3 तरह के ड्रग्स उससे पैदा होते हैं। उस पेड़ के जो पत्ते हैं, उस पत्ते से बनता है भांग। पर भांग एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता है। भांग को यूज़ करना गैर कानूनी भी नहीं माना जाता, उसमें सज़ा भी नहीं होती है। ये मुझे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो नारकोटिक एक्सपर्ट है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर हैं, उनसे मेरी लंबी बात हुई अभी मुंबई में रहने के दौरान, घंटों घंटों जब फ्री होता था रात को। तो एक पेड़, उसके पत्ते से जो चीज़ें बनती है वो भांग है। पर भांग के लिए कोई सज़ा नहीं है। भांग आप देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन लोग यूज़ करते हैं। जैसे राजस्थान में अफ़ीम जो है वो तो कल्चर का हिस्सा। आपका अगर कोई मेहमान घर में आता है तो वो उसको अमल कहते हैं। वो हाथ में लिक्विड के तौर पे देते हैं ऐसे, और यूँ आपको लेके पीना पड़ता है। एक बार मैं खुद, मुझे नहीं मालूम था, मैं राजस्थान शूट पे गया था और मुझे दिया गया और मैंने ऐसे पिया। बाद में मैंने पूछा ये है क्या, मुझे लगा कि ये स्वागत के लिए कुछ होता है। जसवंत सिंह जी जो अपने डिफेंस मिनिस्टर रहे थे वाजपेयी जी की सरकार में, वो राजस्थान के ही थे और रजवाड़े फैमिली से आते हैं। एक बार मुझे उनके साथ भी मौका मिला था कि मैं और वो, हम सब साथ थे एक जगह। मैं शूट पे गया था, मुझे बुला लिया गया था। तो पहले देखा उन्होंने हाथ बढ़ाया, उनके 3-4 लोगों के पीछे मैं था, फिर मैंने भी वैसे ही किया। तो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वो अमल कर रहे हैं अफ़ीम का, लेकिन कोई जुर्म नहीं है। ये मुझे बताना पड़ा, हालांकि अब उस दुनिया में नहीं है। तो एक पेड़ जिसके पत्ते से बनता है भांग, लेकिन भांग जो है वो जुर्म नहीं है। भांग को कैसे कैटेगरी में बताया गया, मुझे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया। भांग जैसे मान लीजिए शैम्पेन लाइट, शायद उसमें नशा ज़्यादा नहीं होती, जो उन्होंने मुझे बताया। उसी पेड़ के उस पत्ते के साथ जो फूल खिलता है, उस फूल के अंदर से जो निकलता है वो है गांजा। मतलब पत्ता जो है वो भांग है, फूल जो है वो गांजा है। और गांजा जो है वो एक तरह से, अगर भांग शैम्पेन है तो गांजा को आप समझ लीजिए उससे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा नशा, जैसे बियर या फिर कोई और ऐसी विस्की जो बहुत हाई क्वालिटी की हो। तो पत्ता भांग, फूल गांजा। अब उसी पेड़ के जो खाल और खाल के अंदर की चीज़ें होती हैं वो चरस हार्ड ड्रिंक होगी। तो एक भांग जिसका नशा कम, गांजा जिसका नशा उससे ज़्यादा, और उसी पेड़ में तीसरा जो है चरस जिसका नशा और भी ज़्यादा। तो ये एक ही पेड़ से 3 तरह के नशीली दवाएं निकलती हैं। बट भांग एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता, आपको पकड़ा नहीं जाएगा। गांजे के साथ आप पकड़े जाएंगे, चरस के साथ आप पकड़े जाएंगे, जबकि वो एक ही पेड़ की पैदाइश है। अब गांजे को लेके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 5, 10, 15 ग्राम, 100 ग्राम गांजा
करता। हिंदुस्तान में इतना आम है कि आप कहीं चले जाएं, जो लोग पीते हैं उनकी जेब से निकल आएगी पुड़िया में। लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर है, हेडलाइन है, और बाकायदा इसके लिए जेल भी हो रही है। लेकिन ये आराम से इसमें NDPS एक्ट में ज़मानत भी मिल जाती है। हालांकि इन लोगों को अभी कल ज़मानत नहीं मिली, आज ज़मानत की अर्ज़ी पे पूरी सुनवाई हुई, लेकिन फ़ैसला नहीं आया, कल तक के लिए टाल दिया गया। कल आ जाए शायद इसका फ़ैसला, और हो सकता है कल ज़मानत मिल जाए रिया को, शौविक को, बाकी तमाम लोगों को। असली चीज़ क्या है? ये भांग, चरस, गांजा, ये फिल्म इंडस्ट्री में कोई नशा ही नहीं है। वहाँ नशा है कोक, कोकीन, MDMA, ये सारी चीज़ें। लेकिन बड़े बड़े फिल्मी सितारों की पार्टी होती है, कभी कोई पकड़ा नहीं गया। अब ये NCB पकड़ के दिखाए तो फिर ये लगेगा ईमानदारी से कार्रवाई हुई कि बड़े लोगों पे ही हाथ डाला। छोटे छोटे ड्रग पेडलर को पकड़ना, ख़रीदने वाले जो खुद के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, ये क्या है? इतनी बड़ी खबर है। कायदे से महीन न्यूज़ चैनल मैंने कई बार देखा, दिल्ली में ही NCB की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई गांजे की, तो वो टिकर पे चलता है, जो ना एंकर बोलता है ना पैकेज बनता है, टिकर पे ऐसे आ गई जैसे ना कि आज दिल्ली में इतना तापमान, आज मुंबई में एक इमारत गिरी, आज भूख से 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली। तो इस लेवल की स्टोरी वैसे चलती है कि 1 किलो गांजा पकड़ा गया। हेडलाइन नहीं बन सकती है, बट अभी सब कुछ हेडलाइन है। तो सोचिए ऐसा क्यों है। अब नंबर 3 आइए, जो सबसे अहम, मैंने उसको इसलिए रोक के रखा था। सुशांत की मौत खुदकुशी है या कत्ल है, इसको लेके एम्स की फॉरेंसिक टीम ने एक सवाल भेजा था मुंबई को, और मुंबई के डॉक्टरों से और कलीना फॉरेंसिक लैब से वो सारी बातचीत हो गई। मैंने एक बड़े सीनियर एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की। ज़रूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं मैं उसको हूबहू मान लूँ, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों की जानकारी तक कुछ बेसिक चीज़ें मैं पहुँचाऊँ, जिससे आप भी कुछ सोच सकें। ज़रूरी नहीं है कि इस केस से ही रिलेट करके आप सोचें, लेकिन जो बेसिक होता है एक सुसाइड के केस में, एक हैंगिंग के केस में, उसकी कुछ बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। वो बेसिक जानकारी क्या है? 2 तरह की हैंगिंग होती है, एक कंप्लीट हैंगिंग और एक पार्शल हैंगिंग। अब कंप्लीट हैंगिंग क्या और पार्शल हैंगिंग क्या है? कंप्लीट हैंगिंग आमतौर पर ऐसा है जैसे फरवरी में निर्भया के गुनहगारों को 4 को फांसी दी गई, इसको कहते हैं कंप्लीट हैंगिंग। वो कैसे है कंप्लीट हैंगिंग? कंप्लीट हैंगिंग का मतलब है कि आपको वो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। एक ऊपर रॉड बनाना पड़ेगा जिसमें एक फंदा होगा, उस फंदे के नॉट कसे जाएंगे ऊपर। उसके बाद एक दूसरा नॉट जो आपके गले में डाला जाएगा, और आपके पैर के नीचे एक तख्ता होगा जो खुलेगा, लीवर खींचेगा, पैर आपके नीचे जाएगा। ऊपर जो नॉट है वो नॉट धीरे धीरे खुलेगा। 3 गांठें होती है, पहली गांठ, दूसरी गांठ और तीसरी गांठ। उसके बाद जब ये 3 गांठें खुलेंगी तो आपके गले में जो फंदा है वो अचानक सारा प्रेशर आपके गले पे आएगा, और तख्ता जैसे ही खुलेगा तो वो प्रेशर आपके अचानक गर्दन के ऊपर टाइट होगा, और आपके पूरे बॉडी का वेट अचानक अब उस गले पे आ जाएगा। और उस गले पे आते ही होगा ये कि या तो आपके स्पाइनल कॉर्ड और जो बाकी गर्दन की हड्डियां होती हैं वो सेकंड के 100वें हिस्से में टूट जाएंगी। इसको कहते हैं ईजी डेथ, आराम की मौत। तो नॉट के हिसाब से यूं रस्सी का फंदा, पूरा बॉडी का भार गले पे, पैर ज़मीन हवा में झूल रहा है, और ऐसे में अगर आपकी मौत हुई, इसको कहते हैं कंप्लीट हैंगिंग। पार्शल हैंगिंग क्या है? जो आमतौर पे फांसी घर के बाहर यानी जेल के बाहर होती है। जितनी भी सुसाइड के केस हैं हैंगिंग के, आप उसे पार्शल हैंगिंग मान के चलिए। उसकी वजह ये है, पार्शल हैंगिंग में जेल की तरह उतनी सारी चीज़ें की तैयारी नहीं होती है कि एक पहले रॉड बनाना, उसमें फंदा कसना है। फांसी की तो रस्सी का भी आपको बताया था मैंने निर्भया में कि कैसे उसको तेल लगाते हैं, उस पर केला रगड़ते हैं, उसको रखते हैं, उसको मुलायम करते हैं ताकि गला कट ना जाए। सुसाइड करने वाला इतनी तैयारी नहीं करता, उसको जो मिलेगा वो उससे लटक जाएगा। तो फांसी के अलावा जो भी हैंगिंग के सुसाइड के केस होते हैं उसको कहते हैं पार्शल हैंगिंग। एक आपने कहीं भी ऊंचाई पे एक फंदा टाइट कर दिया, अब उसमें 3 नॉट वॉट नहीं होगा, बस वो टाइट होना चाहिए। दूसरा सिरा आपने गले में फांसा, और उस गले में भी ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि फंदा टाइट होना चाहिए ताकि झूल सकूं। अब नीचे आपके कुछ है नहीं तो क्या करें? तो कई बार आप पैर दाएं बाएं कर लेते हैं, कई बार आपके पास गैप नहीं है तो भी आप बिस्तर पे भी रख के आप मर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जैसे ही सारा वेट बॉडी का गले पे आता है, आपकी जो नर्व सिस्टम है वो सोचने की शक्ति ख़त्म कर देती है। फिर आप चाहे भी तो अपना गला का फंदा खोल नहीं सकते। सेकंड के 100वें हिस्से में ये चीज़ें होती हैं।
तो यह है पार्शल हैंगिंग। जितनी तस्वीरें और वीडियो सुशांत की खुदकुशी के सामने आए, आप सब में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बेसिक आप अगर देखेंगे, फिर मैं कहूँगा कि इसको आप ज़रूरी नहीं कि सुशांत केस से जोड़ें, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और मेडिकल साइंस क्या कहती है? जब भी जो शख्स सुसाइड करेगा और गले में जो फंदा कसेगा, जो गले में फंदा कसेगा तो फंदे का एक नॉट होता है। वो नॉट अगर उसके कान के नॉट चुके बीच में सेंटर में आता नहीं है, और अगर आया भी और आप हैंग करेंगे तो या तो वो आपके लेफ्ट जाएगा या फिर आपके राइट जाएगा। अगर वो फंदे का नॉट मान लीजिए कि आपके राइट साइड में है, तो मरने वाला इंसान जो झूल रहा है उसका ये जो सर है वो लेफ्ट की साइड में झुका हुआ मिलेगा जब वो मर चुका होगा। अगर नॉट राइट साइड में है तो गला जो उसका सर है वो हमेशा लेफ्ट साइड में मिलेगा, यूं। अगर नॉट लेफ्ट साइड में है तो उसका सर राइट साइड में झुका मिलेगा। फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं जितनी, उनकी ये है कि हमारी किसी भी सीन ऑफ क्राइम पे जब जाते हैं तो पहली चीज़ ये देखते हैं कि इस बंदे का फंदे का नॉट किस तरफ है और गला गर्दन किस तरफ है। नॉट के हमेशा अपोजिट साइड में गर्दन होगा झूलता हुआ, क्योंकि नॉट है तो इसलिए वो उसके ऊपर रख नहीं सकता, और ये एक है कि आपको अपोजिट साइड में ही आपका गर्दन झुकेगा। सुशांत का नॉट लेफ्ट साइड में था जो फंदा है, और जो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, ये ख़ास तौर पे 2 लोगों ने उसको देखा, उसके बाद उन्होंने फटाफट उतारा। उनका कहना था कि सुशांत का जो सर था वो राइट साइड में झुका हुआ था, नॉट लेफ्ट में, सर राइट में। इसका मतलब ये हुआ कि हैंगिंग के जो केस में होना चाहिए डायरेक्शन वही था, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरफ नॉट होगा, ये सुसाइड हैंगिंग के मामले में एक जिंदा आदमी अगर झूल रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मतलब मैंने कितने लोगों से, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात कर ली, जैसे मैंने कहा कि जिधर नॉट है गर्दन अपोजिट साइड में होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरफ नॉट होगा गले में उस तरफ की आंखें हमेशा खुली होंगी। ये सुसाइड केस में दूसरा सबसे बड़ा सबूत होता है कि अगर नॉट राइट साइड में, तो राइट साइड की आंखें या तो पूरी नहीं तो आधी, या कई बार होता है थोड़ी, पर खुली होंगी, पूरी बंद नहीं होंगी। अगर वो बंद है और नॉट उसी तरफ है तो मान लीजिए कि कोई फॉल प्ले है, कोई साजिश। अगर नॉट लेफ्ट साइड में है तो फिर लेफ्ट साइड की आंखें खुली रहेंगी। अगर लेफ्ट साइड की आंखें खुली नहीं है, बंद है, तो समझ लीजिए कि फिर ये सुसाइड नहीं, साजिश है। अब यहाँ 2 चीज़ें, सुशांत के केस में जो नॉट है वो लेफ्ट साइड में है। जो 2 विटनेस, उनका कहना है कि जो सर था वो राइट साइड में था। ये सुसाइड केस में की एक निशानी है कि ये सुसाइड है। नंबर 2, जिधर नॉट है उधर की आंखें खुली होनी चाहिए, चाहे पूरी खुली हो या थोड़ी खुली हो। सुशांत की लेफ्ट आई, जो बाईं आंख है, वो खुली हुई है। सोशल मीडिया पे तस्वीर है। तो 2 चीज़ों को आप देखिए, एक नॉट, अच्छा नॉट की पहचान क्या है? जहाँ पे नॉट होता है, एक तो फांसी के 2 निशान होते हैं, जो आपका कपड़ा हो या रस्सी हो, दुपट्टा हो, कुर्ता हो, तो वो कोई एक लिगेचर मार्क बनाता है। लेकिन जहाँ पे नॉट होगा, जो कि नॉट टाइट होता है, वहाँ पे एक ब्लड सर्किल टाइप का आता है, एक ब्लड के निशान क्लाउड टाइप का जम जाता है। सुशांत के गले पे लेफ्ट साइड में एक राउंड टाइप का ब्लड क्लाउड है। वो क्लाउड उस नॉट ने छोड़ा है। तो ये मैं इसके लिए फिर कहूँगा, शुरू में भी कहा, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि जब तक फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए, फाइनल इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें ना आ जाए, डिसीज़न मत दीजिए, फैसला मत सुनाइए कि ये कत्ल है कि सुसाइड है। सिर्फ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, चूँकि हम लोग इस फील्ड में हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, शायद आप लोगों को मौका नहीं मिलता, तो ये जानकारी देनी ज़रूरी थी। तो इसको आप किसी भी कभी सुसाइड केस से अगर आप जोड़ के देखें तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। एक, जिस तरफ नॉट होगा गर्दन हमेशा उसके अपोजिट साइड होगी। 2, जिस तरफ नॉट होगा उस तरफ की आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए। जिस तरफ नॉट होगा वहाँ पे एक गले के मार्क के अलावा एक नॉट का मार्क ज़रूर होना चाहिए।
ये 3 चीज़ है। इत्तेफाक से ये तीनों चीज़ें जो सुशांत की तस्वीरें हैं उससे हूबहू मैच करती हैं। मेरे बताने का मकसद ये था कि ये सब फॉरेंसिक की चीज़ें हैं जो आखिरी राय उन्हीं की कायम करनी है। 17 सितंबर को एम्स फॉरेंसिक टीम इस बारे में अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी, वो आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, इंतज़ार है हमारा। लेकिन क्राइम के केस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कहूँगा, और कोई आखिरी राय कायम नहीं करनी चाहिए। तो ये मुझे आपको लगा कि आज बताना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें इसलिए आई कि मैं मेल पढ़ कर मुझे लगा कि मैं कैसे, क्योंकि पर डे 400 से 500 मेल आप लोगों के आते हैं अलग अलग पर डे, और कई दिनों का मेल जमा भी हो गया। मैं मुंबई में भी था, कोशिश कर रहा था लगातार इन दिनों के आपके सारे मेल पढ़ूं, कुछ को जवाब भी दिया मैंने पर्सनली, कि इन इन चीज़ों को आपको क्लियर करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इवन एम्स के जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के, उनसे भी बात की, कुछ और स्टेट्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की, और जब मैं कंफर्म हो गया कि ये ऐसा होता है तब मैंने आप तक शेयर किया। आप में से कुछ लोग, हो सकता है क्राइम तक फैमिली के मेंबर फॉरेंसिक से भी जुड़े हों, आपकी फैमिली में कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हों, आप इसको एक बार रीकन्फर्म ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ मेरी बातों पे मत जाइएगा, और कंफर्म कीजिएगा कि क्या ऐसा होता है कि जिस तरफ नॉट हो सर उसके अपोजिट साइड में झूलता है, जिस तरफ नॉट हो उस तरफ की आंखें खुली रहती हैं, जिस तरफ नॉट हो उसका अलग मार्क होता है। ये सारी चीज़ें ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। और फिर कहूँगा इसीलिए कि क्या कुछ कौन कह रहा है, आंखें बंद करके हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो गूगल भी है, उस पर भी सर्च करना चाहिए, सोचना चाहिए, और फिर कोई राय कायम करनी चाहिए। तो कुल मिला के इतना ही आज कहना था, और उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। कुछ कहानियों पे काम कर रहा हूँ, वो आपको लेकर सुनाऊँगा, हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।